हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में डाइपोल जो हमने पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल पर क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या फोर्सेस पर काम करते हैं, या फोर्सेस की वजह से अगर कोई टॉर्क वहाँ पर जनरेट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बात करें कि डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर होता है तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं अगर वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और वो पैरेलल हैं, तो इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका हो जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। तो इस तरह के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखें तो फिर क्या होगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये जो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डिस्टेंस कितनी है, 2a। यहाँ पर ये डाइपोल का सेंटर हो जाएगा। और इस डाइपोल को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पर है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहाँ पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इस डाइपोल को रखते हैं तो इस डाइपोल पर चूंकि इसमें दो चार्ज हैं, तो जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर या चार्ज पर जो फोर्स काम करता है उसकी वैल्यू होती है एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। तो यहाँ पर भी दो चार्ज हैं, एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो जैसे ही माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई वेक्टर, यानी कि ये जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा प्लस क्यू ई वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से इस डाइपोल पर दो फोर्स काम करते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कौन से, माइनस क्यू ई वेक्टर और प्लस क्यू ई वेक्टर, जिनमें से माइनस क्यू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल में है और प्लस क्यू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है। तो कुल मिला के ये जो दो फोर्स है माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई, केवल दो ही फोर्स काम कर रहे हैं। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो इस डाइपोल पर तो नेट फोर्स, इसको लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन डाइपोल, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एफ नेट, इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर, माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू ई वेक्टर, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है डाइपोल पे, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर डाइपोल पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज जीरो। ये क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, राइट। नेक्स्ट देखें, व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो द टॉर्क, टॉर्क के बारे में हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। टॉर्क जो है एक कपल होता है, कपल की वजह से जो एक रोटेशनल मोशन के लिए जो उस पर एक एक्सटर्नल एजेंट काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, वो क्या कहलाता है, टॉर्क।
टॉर्क की वजह से चीजें क्या है, घूमती हैं, रोटेशनल मोशन में आती है, या रोटेशनल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से होता है। तो व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो द टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट ये डाइपोल अगर रोटेट होता है, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होता है उसको हम ओरिजिन मान सकते हैं। तो जो टॉर्क जनरेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन यहाँ हो सकता है, ओरिजिन यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट होगा टॉर्क से। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, तो अगर हम रिकॉल करें क्लास 11th का डेफिनेशन, इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ द कपल। अब कपल की आर्म क्या हो जाती है, कपल की आर्म क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी पैरेलल फोर्सेज। तो यहाँ पर ये हमारे एंटी पैरेलल फोर्सेज कौन कौन से हैं, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल, और ये दोनों फोर्स क्या हैं, इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो लाइन है, ये क्या हो जाती है, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन हो जाती है। और इन लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे कि हम इसको नाम दें ए बी, और ये पॉइंट हो जाएगा सी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, ए सी। तो आर्म लेंथ या आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ कपल क्या हो जाएगी, ए सी। ए सी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू एंटी पैरेलल फोर्सेस। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ए बी डिस्टेंस है, ए बी किसके बराबर है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इक्वल्स टू 2a। ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज ऑफ डाइपोल। तो ये ए बी कितना है, 2a, और ये एंगल जो हमने माना हुआ है, ये एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका, सॉरी, ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा। जो डाइपोल की डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर के साथ में या वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। यानी कि ये एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये तो 90 है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अगर हमें AC निकालना है इन टर्म्स ऑफ AB, तो AC को लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी। अगर आप याद करेंगे 11th वाले मैथमेटिक्स को, तो ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 2a, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, तो ए सी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या जो आर्म है कपल की, वो कितनी हो जाती है, 2a साइन थीटा। इसका यूज करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स कितना है, क्यू ई, दोनों का क्यू ई है, और आर्म ऑफ कपल कितनी है, 2a साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हो जाएगा 2QAE साइन थीटा, एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। अगर हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, तो ये जो टॉर्क इस पर काम करेगा, ये टॉर्क का काम क्या होता है, ये देखेंगे आप, ये इसको क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। ये जो फोर्स है ये इसको ऊपर लेके जा रहा है, और ये जो माइनस क्यू फोर्स है ये इस पार्ट को नीचे लेके आ रहा है, तो इसका रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो थंब होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा, नॉर्मली आउटवर्ड आएगा, तो कमिंग आउट ऑफ द पेपर। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि द डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। तो जो टॉर्क यहाँ पर जनरेट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास में आ गई।
साथ ही अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमें डाइपोल मोमेंट शो किया हुआ है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है -q2 + q, दैट इज नोन एज p वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कहाँ पर है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना माना गया है, थीटा माना गया। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस E इज ऑल्सो PE साइन थीटा। देखो यहाँ पर इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो 2QA इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है PE साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस E इज PE साइन थीटा एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम P क्रॉस E करेंगे तो P क्रॉस E करने पे अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को P वेक्टर की डायरेक्शन में रखें और उसको E वेक्टर की डायरेक्शन में यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कर्ल करेंगे या स्वीप करेंगे, तो थंब जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। इसलिए जो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही आ रही है जो कि हमारे टॉर्क की आ रही है। इसलिए इस टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है इस डाइपोल पर टॉर्क का, ये हो जाता है टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो आप याद रखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखाना है तो मॉड लगा के लिख सकते हैं या सिंपली टॉ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। यहाँ P क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। This torque will tend to ये जो टॉर्क होता है ये क्या करना चाहता है, इस जब टॉर्क काम करेगा तो ये सिस्टम को क्या करता है, रोटेट करता है। और किस तरीके से रोटेट करना चाहता है, ताकि टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये टॉर्क क्या करता है, विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड E, यानी कि ये टॉर्क जो होता है वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है। इन दैट केस जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन P इज अलाइंड विद E द टॉर्क इज 0। अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगी, यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होंगी, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक प्रेजेंटेशन ऐसा बना सकते हैं हम, इसमें जैसा कि सिंगल पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर नहीं होती है, चाहे वो पैरेलल हो सकती है। अगर वो पैरेलल नहीं है तब तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो ही गया। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखें तो क्या होगा, तो उसमें इन जनरल क्या होगा, उस पर नेट फोर्स भी काम करेगा, उस पर टॉर्क भी काम करेगा। तो हम सिंपलर केस में क्या करते हैं, टॉर्क को 0 कंसीडर करते हुए केवल नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है, नेट फोर्स जो ऐसा हमने यूनिफॉर्म में निकाला था, नेट फोर्स क्या था वहां पे 0। और इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल नॉट बी 0, ऐसा लग सकते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कैसे है, जैसा कि इस डायग्राम में देखें हम यहाँ पर राइट साइड में जो हमारी डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, राइट साइड में। यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया है और ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल यहाँ पे रखा हुआ है। हमने फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है। पैरेलल रखेंगे तो ये 2 पॉइंट हो गए इसके, पॉइंट ए और पॉइंट बी।
हमने कहा है कि इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, टुवर्ड्स राइट। तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कम होगी, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी के अकॉर्डिंग जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स ज्यादा होगा, जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स की वैल्यू कम होगी। साथ के साथ में डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। इन दैट केस जो नेट फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जो अगर हम निकालना चाहें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो पहले तो दोनों फोर्स क्या थे, बराबर थे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट थी, तो वो दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल तो हैं, अपोजिट तो हैं, दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट तो है, बट उनके मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं करते और रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स राइट। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज टुवर्ड्स राइट। ओके, so when P is parallel to E, the dipole has a net force in the direction of increasing field। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। सेकंड केस में अगर डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा हुआ हो, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड है, वो कहाँ पर है, टुवर्ड्स राइट, और जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस केस में क्या होगा, अभी भी यहाँ पर जो ए पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, बी पर ज्यादा होगी। फोर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा। बट इस बार नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो कम है। और अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो नेट फोर्स जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर, तो एफ नेट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए नेट फोर्स भी कहां पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, व्हेन P is anti parallel to E, the net force on the dipole is in the direction of decreasing field। तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन कौन सी है, राइट साइड में, तो डिक्रीजिंग डायरेक्शन कौन सी जाएगी, लेफ्ट साइड। इन जनरल फोर्स डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू E। जो फोर्स होता है डाइपोल पे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन कैसा है डाइपोल का एक्सटर्नल फील्ड में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले द फील्ड एग्जिस्ट्स एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 3D स्पेस के हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है चार्ज सिस्टम की वजह से या किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां पर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। जैसा हमने पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट है, if the source charge is negative, the electric field vector at each points radially inwards। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। ये इसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट है, एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द चार्ज Q द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज सेम। यानी कि अगर कोई चार्ज है, जैसे कि कोई चार्ज हमने यहाँ पर लिया कैपिटल Q, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E=1/4πε0 Q/r²। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस पे। तो अगर इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स अगर हम लें, जैसे कि इसके चारों तरफ हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और इस सर्किल की डिस्टेंस
या एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं और उस स्फीयर की रेडियस कितनी है r, तो उस स्फीयर पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस चार्ज से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो स्फीयर के सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन सबकी अलग अलग होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, बट सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्फीयर के सभी पॉइंट्स पे सेम रहेगा। ठीक है, और वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पेस के हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होती है वो यूनिक होती है और यूनिकली डिटरमाइन की जाती है। ऐसा नहीं है कि हर स्पेस में कोई दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। थैंक यू।